70 75 80 नंबर का एग्जाम में बना के आओगे तो क्या खाक 60 नंबर लाओगे? सीधी सी बात है भाई कि तुमने बूंद बूंद से घड़ा भरना है और बूंद बूंद से 40 नंबर इकट्ठा करना है। आधा एक तो आ ही जाएगा। 100 मार्क्स का बना के बस आना है, यही है शर्त एक। भैया जिसका ना 75 प्लस लॉ में आता है, 70 प्लस लॉ में जो लेके आता है, वो जाहिर सी बात है 100 मार्क्स का अटेंड करके आता होगा। लेकिन सर हमसे तो मैक्सिमम 85 मार्क्स का हो पाता है, 90 बहुत ज्यादा हो गया तो 90, उससे ज्यादा तो हो ही नहीं पाता सर, टाइम ही नहीं बचता। तो क्या हाल है भाई सीए फाउंडेशन के नादान परिंदों? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई बहुत सॉलिड चल रही होगी। आज फटाफट से समझ लो कि पूरे 100 मार्क्स का पेपर कैसे अटेंड करोगे। बढ़िया एक स्ट्रैटेजी देने वाला हूं जिससे ना मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जब भी वो मॉक देते हैं ना 95 तो प्लस कम से कम अटेंड कर लेते हैं और 100 प्लस भी बहुत लोग अटेंड कर ही लेते हैं। तो ये 100 मार्क्स का पेपर बनाने का चक्कर क्या है सर, इसको समझ लेते हैं आज फटाफट से। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले फास्ट ट्रैक बैच का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, फ्री है, जाके ज्वाइन करो। मैं डेली टारगेट देता हूं, लॉ की जिम्मेदारी मैंने ली है, तुम्हारी करवा के ही छोड़ूंगा, है ना। अच्छा, फुल्ली अपडेटेड क्वेश्चन बैंक टेलीग्राम ग्रुप से जाके निकाल लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अच्छा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर मई एग्जाम्स के लिए मैंने अपलोड किया है, जाके जरूर देख लेना, भले कोई और वीडियो देखो या ना देखो। ये चैनल भैया तुम्हारा है, तुम्ही को सब्सक्राइब करके आगे लेके जाना है और बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करना है अपने सीए बडीज के साथ में। देखो फटाफट से कंटेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। सिंपल सी चीज है कि 6 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है, आपको बाकी 4 करने हैं रिमेनिंग 5 में से। तो टोटल क्वेश्चन आपने कितने अटेंड किए? टोटल आपने 5 क्वेश्चन अटेंड किए, हर क्वेश्चन 20 मार्क का है। टोटल आपने किया 100 मार्क्स का अटेंड, 100 मार्क्स का आपने अटेंड कर लिया। पेपर का पैटर्न क्या रहता है, ये चैप्टर वाइज वेटेज एक बार देख लेना, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा अभी सारे इमेजेस, जाके वहां डाउनलोड कर लेना। देखो चैप्टर वाइज वेजेस हमको भैया ये पता है कि 120 नंबर का पेपर आता है, जिसमें से आईसीआई ने कहा है कि इतने इतने नंबर का हर बार एग्जाम में इतने नंबर का हर चैप्टर से आएगा। अच्छा, चैप्टर वाइज बताऊं तो अगर चैप्टर वाइज देखो तो आईआरएफ का ना क्वेश्चन नंबर 4 का सी आता है, जो 6 नंबर का डायरेक्ट थ्योरी होता है हमेशा। अच्छा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से 5 क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 को छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर 2 को छोड़ दो तो आईसीए का क्वेश्चन हर क्वेश्चन में है। आईसीए का क्वेश्चन हर क्वेश्चन में 1 3 4 5 6, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 में आईसीए का क्वेश्चन नहीं मिलता है। बाकी ये कौन सा पैटर्न है ये भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये चैप्टर वाइज है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, टेलीग्राम में तुमको मिल जाएगा। मुद्दे की बात एग्जाम के लिए जो ध्यान रखना है वो है ये वाला शीट, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो। तुम्हारा एग्जाम इस चीजों से घुमा हुआ है, यही है तुम्हारा एग्जाम का पैटर्न कि हर बार यही एग्जाम में पैटर्न आता है। तुमको ये बात पता भी होगी, नहीं पता है ना तो बहुत बुरी हालत थी तुम्हारी अब तक। तो भैया 1 में जो है ना 1 का एबीसी देखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता है, केस स्टडी थ्योरी, केस स्टडी डायरेक्ट थ्योरी है ना, केस स्टडी थ्योरी, केस स्टडी थ्योरी, केस स्टडी थ्योरी, केस स्टडी थ्योरी। इट मींस कि भैया तुम्हारे थ्योरी जो है ना डायरेक्ट थ्योरी वो 64 मार्क्स का आता है और केस स्टडी आता है तुम्हारा 56 मार्क्स का। अब सर बात समझा दो, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें एग्जाम में लेंथ को समझने के लिए। देखो तुम्हारा ना बेसिकली मैं बताऊं तो केस स्टडी जो है ना वो एक मैंने ओवरऑल समझा है, हर बच्चे की कैलिबर अलग अलग होती है, लेकिन लगभग 3 से 5 मिनट का समय तुमको केस स्टडी को पढ़ के समझने में लग जाता है। राम ने क्या किसको क्या दिया भाई समझने में 3 से 5 मिनट लग जाता है, 6 से 9 मिनट तुमको उसको लिखने में लग जाता है, लगभग 9 से 14 मिनट का टाइम तुमको हर केस स्टडी में लगता है। एवरेज लोगे तो 11.5 मिनट का टाइम लगभग हर केस स्टडी में तुमको लगता ही है। डायरेक्ट थ्योरी की अगर बात करें तो 20 से 30 सेकंड लगते हैं। अरे भैया डायरेक्ट बोलेगा ना, राइट्स क्या है सेलर के ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, पूरी थ्योरी लिख दो। 20 से 30 सेकंड तुमको लगते हैं समझने में थ्योरी पूछ क्या रहा है, 5 से 7 मिनट लगते हैं तुमको उसको लिखने में। एवरेज अगर मैं करता हूं तो 6.5 मिनट के आसपास का तुमको समय लगता है थ्योरी को लिखने में। अच्छा सर, इसका मतलब तो ये हुआ कि हम केस स्टडीज अगर छोड़ दें पहले और खाली थ्योरी को पकड़ें तब तो हम पूरा अच्छे से बना सकते हैं, हमारे पास होने का क्राइटेरिया भी बढ़ सकता है। अब देखो यहाँ पे मैं तुमको कुछ चीजें समझाना चाहता हूं। यहाँ पे देखो 2 थ्योरी है, 2 थ्योरी, 2 थ्योरी, 2 थ्योरी, मतलब 4 क्वेश्चन, 6 में 4 क्वेश्चन तो 2 थ्योरीज हैं। ये जो क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 1,
यहां दो दो केस स्टडीज है। केस स्टडीज इंस्टीट्यूट 7 नंबर में से डिवाइड कर सकता है 2 और 5 में, 4 और 3 में। तो 7 नंबर का एक केस स्टडी भी आ सकता है और 3 और 4 में भी केस स्टडी आ सकते हैं। इसका मतलब यह है कि क्वेश्चन नंबर 1 तो कंपलसरी होता है, तो ये क्वेश्चन तो हम छोड़ ही नहीं सकते, लेकिन हम क्वेश्चन नंबर 3 को छोड़ सकते हैं। अगर तुमने क्वेश्चन नंबर 3 को एग्जाम में छोड़ दिया ना, तो तुम्हारा यहां पे लगभग कितना टाइम बच गया? तुम 2 केस स्टडी बनाते लगभग 11:30 मिनट, और अगर इंस्टीट्यूट ने तोड़ दिया वो दो केस स्टडी 11:30 मिनट जो लग रहे हैं ना, अगर इंस्टीट्यूट ने तोड़ दिया 7 नंबर में 2 केस स्टडीज दे दिए, तो दोनों को सॉल्व करोगे तो 15 मिनट भी लग जाता है कई दफा, 7.5 मिनट ईच, तो 15 मिनट का समय लग जाएगा 2 केस स्टडी को सॉल्व करने में। इसका मतलब है कि अगर तुम क्वेश्चन नंबर 3 को छोड़ देते हो तो सिंपल सी चीज है कि तुम लगभग 40 मिनट का समय बचा रहे हो। तो सर आप कहना क्या चाहते हो? मैं कहना चाहता हूं तुम्हारी बेस्ट स्ट्रैटेजी है टाइम बचाने के लिए तुम ये दोनों केस स्टडी को अटेंड मत करो, क्वेश्चन नंबर 3 को तुम ऑप्शन में छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर 3 को तुम ऑप्शन में छोड़ो, बाकी 4 को अटेंड करो, बाकी 5 को अटेंड करो। अच्छा सर, सबसे अच्छा क्वेश्चन जो आता है उसको पहले लिखना होता है ये कहा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को तो बेटा कभी मत करना, क्वेश्चन नंबर 1 को कभी भी एग्जाम में पहले अटेंड मत करना। रीजन बीइंग वो एनीवे अटेंड करना है तो आप उसको लास्ट में अटेंड करना। आप देखो कि क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5 और 6 इसमें से कौन सा क्वेश्चन आपको अटेंड करना है। इसमें अगर आपको ये क्वेश्चन पहले अच्छे से आता है तो ये करो, फिर आप ये करो, फिर आप ये करो, फिर आप ये करो। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 छोड़ना चाहते हो रख दो। द रीजन बीइंग यहां डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है भाई, ये रपा रप खत्म हो जाएगा। ये 3 केस स्टडी, ये तीनों क्वेश्चन अगर तुम एग्जाम में पहले बनाते हो, यही तीनों क्वेश्चन अगर तुम एग्जाम में पहले बनाते हो तो हिसाब लगा लो। डायरेक्ट थ्योरी में हमको लग रहा है 7 मिनट, 7 14 और केस स्टडी में ले लो 10 मिनट, तो भैया तुम्हारा 25 मिनट में ये तीनों केस स्टडी बन जाएगा। 25 नहीं लगा तो 30 लगा लो, 30 मिनट्स में बन जाएगा। ये तीनों 25 से 30 मिनट ले लो, ये तीनों 25 से 30 मिनट ले लो, क्योंकि डायरेक्ट थ्योरी है तो ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, याद है तो रपा रप तुम लिख दोगे। और ये वाला केस स्टडी भी, ये वाला भी ले लो भैया 25 से 30 मिनट, तो 25 से 30 मिनट में तुमने क्या किया, 4 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, 2, 4, 5, 6। अब ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास 1 घंटे का पूरा समय है, 2 से 3 बजे का, सॉरी वो 4 से 5 बजे का पूरा समय तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 1 को अटेंड करने के लिए है। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 बीच में उठा लेते हैं, केस स्टडीज में उलझ के रह जाते हैं, और जब उलझ जाते हैं ना तो मामला पूरा बिगड़ जाता है। तुम कोशिश करो क्वेश्चन नंबर 3 को ऑप्शन में छोड़ने की और बाकी सबकी अच्छी तैयारी करने की। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जो जो चैप्टर के नाम लिखे हुए हैं तुम इन चैप्टर्स को बिल्कुल भी स्किप करने का मत सोचना कि आईआरएफ छोड़ दे रहे हो। अरे आईआरएफ छोड़ोगे 4 का सी फंस जाएगा, वो तुमसे बनेगा नहीं फिर, है ना। एलएलपी छोड़ोगे 2 का सी फंस जाएगा, नहीं छोड़ सकते। तैयारी करो, रटो, याद करो, खत्म करो मामला। मिलते हैं किसी और वीडियो में।